हाँ, नमस्कार। आज से आधुनिक भारत, भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत प्रारंभ हो रहा है और तेजी से रेस लगाते हुए ये स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहेगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों ने जब राजनीतिक सत्ता हासिल की, प्लासी के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता जब प्राप्त हुई, उसके बाद अंग्रेजों से भारत को मुक्ति मिलने तक अर्थात 1947 तक लगातार आधुनिक भारत का इतिहास आगे बढ़ता रहेगा। तो अब जो बोलता जाऊंगा हूबहू से लिखते जाना है, अपने तरीके से मत लिखिएगा। समझ में अगर नए लोग खासकर जो अभी बिल्कुल फ्रेशर है, वो चाहते हैं कि किताबों से बेहतर समझ में आए, तो जैसे बोलूंगा वैसे कहानी बना के लिखिएगा, है ना, आसानी से समझ में आएगा। पहली लाइन लिखते चले जाइए। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले राजनीतिक सत्ता बंगाल में हासिल की। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले राजनीतिक सत्ता बंगाल में हासिल की। यह राजनीतिक सत्ता उन्होंने बंगाल के नवाब से पहले प्लासी के युद्ध, उसके बाद बक्सर के युद्ध के माध्यम से हासिल की। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, अब आइए बंगाल की पृष्ठभूमि थोड़ा सा देख लेते हैं कि बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेजों के संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या थी। अगला लाइन लिख लीजिए कि इस संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या थी। बंगाल उस समय एक बड़ा राज्य था मुगल काल में। ठीक है, इसके अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे। आज जो बांग्लादेश है ना, वो बंगाल से ही तो अलग हुआ है। पहले पूर्वी पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसके अंतर्गत शामिल थे। यह मुगल काल में सर्वाधिक संपन्न राज्य हुआ करता था बंगाल। हाँ, 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने ही मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था। यहीं से बंगाल का स्वतंत्र इतिहास शुरू होता है। अभी तक क्या था कि बंगाल मुगलों के कब्जे में था, लेकिन अब धीरे धीरे बंगाल मुगलों से आजाद हो जाता है। और जैसे ही बंगाल मुगलों से आजाद होता है, अंग्रेजों की गिरफ्त दृष्टि वहां पे जम जाती है। तो 1701 में औरंगजेब ने ही मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1707 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, ठीक इसके 50 साल बाद। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ध्यान दीजिएगा, मुर्शीद कुली खां पहला शासक था। सब लिखते जाइए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां ने स्वयं को बंगाल से, मुगल शासन से अलग करके स्वतंत्र शासक घोषित किया, है ना। मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला शासक था जिसके नेतृत्व में बंगाल पूर्ण स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थापित की। ये सब सवाल पूछा जा चुका है, इनमें से बहुत सारे आगे पूछे जाने की संभावना है। तो मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थापित की। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में नए भू राजस्व सुधार लाए। ठीक है, नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए। जैसे उसने क्या किया कि नए कुलीन वर्ग का गठन किया। भू राजस्व की वसूली के लिए मुर्शीद कुली खां ने नए कुलीन वर्ग का गठन किया और उसी कुलीन वर्ग के माध्यम से भू राजस्व की वसूली करवाई। इसको आप ऐसे, इस लाइन को भी लिखिएगा जो मैंने लिखा, नए कुलीन वर्ग का गठन किया और उसके माध्यम से बंगाल में भू राजस्व की वसूली करवाई। मुर्शीद कुली खां ने जमींदारी पर आधारित नए कुलीन वर्ग का गठन किया, मतलब एक नए जमींदार वर्ग का गठन किया। दोनों लिखिएगा। मुर्शीद कुली खां ने जमींदारी पर आधारित नए कुलीन वर्ग का गठन किया, अर्थात एक जमींदार वर्ग का गठन किया, और उन्हीं की सहायता से बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। ठीक है, जब जमींदारों या कुलीन वर्ग से वसूली करवाई जाती है, सीधे किसानों से टैक्स नहीं लिया जाता है। किसान और शासक के बीच में एक बिचौलिया रख दिया जाता है। किसान और शासक के बीच में एक बिचौलिया, तो ऐसी प्रथा को हम क्या कहते हैं? इजारेदारी, है ना। तो बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया, जिसके अंतर्गत किसानों से भू राजस्व वसूली का काम जमींदार वर्ग किया करता था।
नोट करके लिखिए। कालांतर में 1793 में जब कॉर्नवालिस ने स्थायी भू राजस्व की वसूली के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का गठन किया, तो इस व्यवस्था में जिन जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था, स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया था, जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। तो इस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जिन जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया था अंग्रेजों ने, वास्तव में ये वही बंगाल के जमींदार थे। इनका निर्माण किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने इनका गठन किया था, इस जमींदार वर्ग का, है ना। तो आपने उसमें सवाल किया था ना उस समय जब पढ़ा रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरा चैप्टर कि जमींदार वर्ग आया कैसे, तो मुर्शीद कुली खान ने उस जमींदार वर्ग का गठन किया था। और इसीलिए हम स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। कॉर्नवालिस का जो स्थायी बंदोबस्त है उसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। इजारेदारी प्रथा भी उसे कहते हैं, हमने लिखवाया था, वो यही इजारेदारी प्रथा थी। इसकी शुरुआत बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने कराई थी। नेक्स्ट, मुर्शीद कुली खान, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन, उसके बाद उत्तराधिकारी सरफराज खान, उसके बाद उत्तराधिकारी अलीवर्दी खान। इन तीनों के समय में बंगाल काफी संपन्न सूबा हो गया, काफी संपन्न राज्य बन गया था। इन उत्तराधिकारियों का क्रम याद कर लीजिएगा, मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान। इनके समय में बंगाल काफी संपन्न राज्य हो गया था। इसका लाभ उठाकर यूरोपीय कंपनियों अर्थात अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और डचों ने, इसका लाभ उठाकर यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल में जगह जगह अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली। अंग्रेज तो पहले ही आ चुके थे भारत में, तो इन्होंने बंगाल में अपनी ढेर सारी जगह जगह बस्तियां स्थापित कर ली, जिसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मतलब ये व्यापारिक बस्ती थी, लेकिन स्थिति चूंकि हुगली नदी के किनारे थी, इसलिए इसकी स्थिति बंदरगाह की तरह थी। तो इन यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल में जगह जगह व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली। क्यों? उद्देश्य क्या था? बंगाल काफी संपन्न राज्य हो गया था। इनका उद्देश्य था, अंग्रेजों का शुरू में इस देश से कच्चा माल ले जाने का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि अभी तक उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं की थी। तो शुरू में अंग्रेज केवल व्यापार करने आए थे और व्यापार ही करते थे। व्यापार करने के लिए अंग्रेजों का तरीका क्या था? भारत में जगह जगह व्यापारिक कोठियां अर्थात व्यापारिक बस्तियां स्थापित करते थे। क्या करते थे कि भारत में जगह जगह से बना बनाया तैयार माल खरीदते थे, कच्चा माल नहीं। भारत का जो स्थानीय उद्योग था, दस्तकारी उद्योग, शिल्प उद्योग, कपड़ा उद्योग बहुत ही विकसित अवस्था में था। भारत अपने कपड़ा उद्योग और दस्तकारी उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। तो शुरू में वो आए थे तो उन्होंने क्या किया कि व्यापारिक बस्तियां स्थापित करते थे। भारत भर से जहां जहां विशिष्टता सूचक वस्तुएं बनती थी, उसे इकट्ठा करके उन व्यापारिक बस्तियों में इकट्ठा करते थे। व्यापारिक बस्ती मतलब सिंपल सी बात है, व्यापारिक कोठी मतलब वहां पे वस्तुएं इकट्ठा की जाती थी। और फिर इसीलिए व्यापारिक कोठियां वहीं पे ज्यादातर स्थापित की जाती थी जहां पर कोई तटीय क्षेत्र होता था, ताकि वहां से विदेशों में ले जाकर उन वस्तुओं को बेच सकें। यहाँ से सस्ते में खरीदते थे, व्यापारिक बस्तियों में इकट्ठा करते थे और विदेशों में ले जाकर उसे बेच देते थे। हालांकि यहाँ पर व्यापारिक बस्तियों में बहुत सारी अन्य गतिविधियां भी थी, जैसे कि अंग्रेजों का निवास स्थल हुआ करता था, प्रशासनिक क्षेत्र अपना हुआ करता था छोटा सा, है ना। मतलब ये अंग्रेजों की समग्र गतिविधियों का केंद्र होते थे जो व्यापारिक बस्तियां होती थी। लेकिन मुख्य काम क्या था? भारत से विशिष्ट वस्तुएं इकट्ठा करना सस्ते में और विदेशों में ले जाकर उसे बेच देना। तो काफी बंगाल समृद्ध हो गया था। इसका लाभ उठाकर यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल में जगह जगह अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की, जिसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसकी स्थिति बंदरगाह जैसी थी, हुगली नदी किनारे, नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी तट पर आते थे और वहां से जहाज के माध्यम से माल लेकर चले जाते थे। ठीक है। अलीवर्दी खां, सुजाउद्दीन सरफराज खां का कोई विशेष भूमिका नहीं था, खासकर जीएस के लिहाज से। मुर्शीद कुली खां के बाद जो सवाल पूछा जाता है अलीवर्दी खां से पूछा जाता है। अलीवर्दी खां बंगाल का एक शक्तिशाली शासक था। यह बंगाल का अंतिम शक्तिशाली शासक था एक तरह से देखा जाए, जिसने यूरोपियों पर कंट्रोल किया, नियंत्रण स्थापित किया। मतलब अपनी चालाकी और सूझबूझ से युद्ध की परिस्थिति उसने पैदा होने नहीं दी। बाद में सिराजुद्दौला इस स्थिति को काबू में नहीं कर सका, युद्ध में भिड़ गया, हारा, पराजित हो गया और बंगाल चला गया अंग्रेजों के हाथ में। तो अलीवर्दी खां बंगाल का अंतिम शासक था जिसने यूरोपीय कंपनियों पर नियंत्रण बनाए रखा, मतलब युद्ध की स्थिति नहीं पैदा होने दी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की कलकत्ता बस्ती और फ्रेंच मतलब फ्रांसीसियों की चंद्रनगर
बस्तियों की किलेबंदी का सफलतापूर्वक विरोध किया, मतलब दबाव बनाए रखा और युद्ध भी नहीं होने दिया, है ना। मतलब अपनी कमजोरियां उसने जाहिर नहीं की। अंग्रेज तब तक हमला नहीं करते थे, युद्ध नहीं चाहते थे, जब तक उन्हें पता न चल जाए कि इसकी आंतरिक कोई कमजोरी है। तो अलीवर्दी खान ने कभी अपनी कमजोरियां नहीं जाहिर होने दी, इसलिए युद्ध नहीं कर सका, युद्ध की नौबत नहीं आई और साथ ही दबाव भी बनाए रखा, जिसके चलते अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी व्यापारिक बस्तियों की किलेबंदी नहीं कर सके। ठीक है, देखा है ना, अलीवर्दी खान ने कलकत्ता और चंद्रनगर की यूरोपीय बस्तियों की किलेबंदी का सफलतापूर्वक विरोध किया। कलकत्ता बस्ती अंग्रेजों की थी और चंद्रनगर बस्ती फ्रेंच की थी, फ्रांसीसियों की थी। अब एक बात बताइए, आप एक राज्य के शासक हैं, आपके राज्य में कोई विदेशी आकर अपनी बस्ती स्थापित करे, यहां तक तो आप छूट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप व्यापार चाहते हैं कि ठीक है हमारे राज्य में बाहरी लोग आके व्यापार करें, ठीक है। लेकिन अगर वो व्यापारी आपके राज्य में अपनी कॉलोनी बनाकर उसकी मजबूत किलेबंदी करे, इतनी मजबूत कि उसे तोपों से भी न उड़ाया जा सके, तो आपको डर लगेगा ना कि किलेबंदी कर रहे हैं, कल को अगर ये युद्ध की नौबत आती है, कोई षड्यंत्र रचते हैं मेरे खिलाफ, तो इनके किले को हम ध्वस्त कैसे करेंगे। यानी हमारे ही राज्य में एक सुरक्षित ठिकाना बना रहे हैं, यानी भविष्य में खतरा। तो अलीवर्दी खान ने इनके बस्तियों की किलेबंदी का सफलतापूर्वक विरोध किया। अलीवर्दी खान का एक कथन अक्सर पूछा जाता है। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय कंपनियों के बारे में कहा था कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। मतलब मधुमक्खियों से तुलना की थी यूरोपियों की, यूरोपीय कंपनियों की मधुमक्खियों से तुलना की थी। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान के बाद हेलेंड अली सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का नाती, जो अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी बना। अप्रैल 1756 में बंगाल का शासक बना। इसी के समय में प्लासी का युद्ध हुआ। कब? 1756 में शासक बना, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। युद्ध का कारण क्या था, इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। लिखिए, युद्ध, प्लासी की युद्ध की पृष्ठभूमि, फिर हेडिंग डालिए। सिराजुद्दौला के 3 प्रतिद्वंदी थे बंगाल की गद्दी के लिए सिराजुद्दौला के 3 प्रतिद्वंदी थे, जो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते थे। अलीवर्दी खान के समय में ये कमजोरियां नहीं थी, इसीलिए वो युद्ध से बचा रहा। सिराजुद्दौला के समय में ये कमजोरियां पैदा हो गई कि उसके अपने ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। किसके साथ मिलकर? अंग्रेजों के साथ मिलकर, कि किसी तरह इसे हटाओ और हमें गद्दी पर बैठा दो, ताकि हम तुम्हारे साथ मिलकर बंगाल को खूब लूट सकें। ठीक है, अंग्रेजों को कमजोरी दिखाई देती है। सिराजुद्दौला, एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढावे, वही परिस्थिति बन गई थी। तो ये तीनों इसके खिलाफ मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। कौन तीनों थे? चचेरा भाई शौकत जंग। बस इतना ही जानिए जीएस के लिहाज से। किताबों में बहुत ज्यादा लिखा रहता, पढ़ने पे इतना दिमाग क्राउड है, समझ ही नहीं आता कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, दिक्कत हो जाती बहुत ज्यादा। उतना ही पढ़िए जितना जरूरी है, जहां से सवाल बार बार पूछे जाते हैं, जहां से 95% सवाल बनते हैं। 5% के लिए बहुत ज्यादा शेर नहीं खुजलाना चाहिए, घातक हो जाता है। शौकत जंग चचेरा भाई था, घसीटी बेगम मौसी थी, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक है, मीर जाफर। सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को मरवा दिया, घसीटी बेगम को जेल में बंद कर दिया। समझने के लिए बता रहा हूं, नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि सब कहां गए, आपने ये नहीं बताया, इसलिए बता दे रहा हूं कि इसको मरवा दिया, इसको जेल में बंद करवा दिया, और मीर जाफर जो प्रमुख सेनापति था उसको हटाकर मीर मदान को सेनापति बना दिया। मीर जाफर को, जो कि प्रमुख सेनापति था, उसे हटाकर मीर मदान को सेनापति बना दिया। समझ आया? ये तीनों अंग्रेजों से मिलकर सिराज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। ये तीनों ही, इसके 3 प्रतिद्वंदी थे, ये तीनों अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। कैसा? गद्दी से हटाने के लिए, कि किसी तरह से इसे मुक्त करो। सिराज ने मीर जाफर को हटाकर सिराज को इसकी आहट मिल गई, तो इसे मरवाया, इसे जेल में बंद करवाया और इसे हटाकर मीर मदान को सेनापति बनवा दिया। ठीक है, अब 3 अपने घर की प्रतिद्वंदी तो थे ही, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी घर के बाहर था, उसे क्या कहते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ 3 प्रमुख मुद्दों पर मतभेद बढ़ता गया। पहला मुद्दा तो यही है कि हमारे घर के लोगों को भड़का रहे हो। पहला मुद्दा क्या है? कि हमारे घर के लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो।
तो सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ 3 प्रमुख मुद्दों पर मतभेद बढ़ता गया। कौन सा? अंग्रेजों द्वारा नवाब यानी सिराज, अंग्रेजों द्वारा नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को बढ़ावा देना, उनको पनाह देना, उनको प्रोत्साहन देना। पता चल जाता है कि कौन किसको प्रोत्साहन दे रहा है। तो पहला, सिराजुद्दौला को समझ में आ गया कि अंग्रेज ही मेरे घर के लोगों को भड़का रहे हैं। दूसरा, नवाब की अनुमति के बिना यानी सिराज की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम जो कलकत्ता की व्यापारिक बस्ती थी ना अंग्रेजों की जो कलकत्ता की व्यापारिक बस्ती थी उसको फोर्ट विलियम नाम दिया जाता था। तो नवाब यानी सिराज की अनुमति के बिना अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी को और मजबूत करना। किलेबंदी तो उन्होंने अलीवर्दी खां के समय में ही प्रारंभ कर दी थी। लिखा है ना कि अलीवर्दी खां ने कलकत्ता और चंद्रनगर की यूरोपीय बस्तियों की किलेबंदी का सफलतापूर्वक विरोध किया। हालांकि समझ जाइए, अंतिम दिनों में उन्होंने किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी। अलीवर्दी खां जब कमजोर हो रहा था तो उसके समय में किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी, लेकिन सिराज के समय में आते आते उन्होंने किलेबंदी को और मजबूत बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी वो समझ गए कि इनके घर के लोग मुझसे मिले हुए हैं, तो क्यों ना युद्ध प्रारंभ किया जाए। युद्ध प्रारंभ के लिए क्या जरूरी है कि पहले अपने घर को मजबूत बनाओ ताकि उसे कोई तोड़ ना पाए। तो नवाब की अनुमति के बिना वो किलेबंदी को मजबूत करते जा रहे थे। इससे भी सिराज को आहट हुआ कि ये लोग मानेंगे नहीं, युद्ध करके ही रहेंगे। तो पहला तो घर के लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना। दूसरा, नवाब की अनुमति के बिना अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी को मजबूत करना। तीसरा, अब तीसरे कारण को समझिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसे केवल हम यहाँ दिखा के नहीं समझा सकते, इसकी पृष्ठभूमि बड़ी लंबी है। 2 कारण तो समझ गए ना, षड्यंत्र करने वालों को संरक्षण देना, दूसरा फोर्ट विलियम की किलेबंदी को मजबूत करना, उसकी दीवारों को और मोटा बनाना। तीसरा जो कि मतभेद के मुद्दे, तो 3 मतभेद के मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा हम समझते हैं जो मतभेद का सबसे बड़ा कारण बना, आर्थिक टकराव सबसे बड़ा कारण होता है। आइए समझते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब के साथ के बाद बहादुर शाह शासक बना। औरंगजेब के बाद के सभी जो मुगल शासक थे यानी उसके उत्तराधिकारी कमजोर सिद्ध हुए, भोगी विलासी टाइप के हुआ करते थे। तो इसके चलते अंग्रेजों का मुगल शासक पर प्रभाव बढ़ता गया। ठीक है, अकबर मजबूत था, औरंगजेब मजबूत था, इनकी तरह मजबूत शासक बाद में नहीं हो पाए। इसके चलते अंग्रेजों का मुगल शासक पर प्रभाव किसी न किसी तरीके से उन्होंने बढ़ा दिया। 1717 में शासक था, मुगल शासक था फर्रुखसियर। 1717 में मुगल शासक था फर्रुखसियर। इसे हम इतिहास में घृणित कैर के नाम से भी उपाधि दी गई है। पूछा जाता है कि किस मुगल शासक को घृणित कैर कहा जाता है? फर्रुखसियर को। अब बाद में बताया जाएगा, फिलहाल हम आधुनिक भारत पढ़ा रहे हैं ना कि मुगल काल। ठीक है, तो 1717 में मुगल शासक था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया। कैसा अधिकार पत्र प्रदान किया? फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। इसे दस्तक कहा जाता था, यानी एक ऐसा प्रपत्र, एक ऐसा कागजात जिसे दिखाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता था। व्यापार करते थे तो जगह जगह चुंगियां होती है ना, आज भी हम अपनी गाड़ी ले जाएंगे तो टोल टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। उसी तरह व्यापार करते हैं तो ट्रकों को जगह जगह चुंगी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हालांकि जीएसटी आने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को छूट दे दी कि तुम सीमा शुल्क चुकाए बिना ही बंगाल में जहां चाहे वस्तुएं ले आ सकते हो, तुम्हें सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उसी को मैंने, तो ठीक है, पहले समझ लेते हैं। तो ये जो अधिकार दिया गया था दस्तक, उसको दस्तक कहा जाता था, यानी सीमा शुल्क रहित व्यापार का अधिकार बराबर दस्तक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दस्तक दिया गया था वो मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था कि एक कंपनी के रूप में तुम कर मुक्त व्यापार करो, खुला मुक्त व्यापार। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अपने कर्मचारियों को बेच देते थे दस्तक, छोटे कर्मचारियों से पैसे लेकर उन्हें दस्तक बेच देते थे। किस लिए? कि जाओ तुम अपना व्यापार करो। अधिकारी को लाभ हो जाता था दस्तक बेचने से, और जो निजी कर्मचारी होते थे, छोटे छोटे कर्मचारी, वो क्या करते थे कि बंगाल में अपना व्यापार चलाते थे, निजी व्यापार, अपने फायदे के लिए, कंपनी से अलग हटकर।
वस्तुएं खरीदते थे, सीमा शुल्क रहित व्यापार करते थे, यानी ले आते थे और उसे विदेशों में ले जाकर बेचते थे। तो एक बात बताइए, अगर मुगल शासक ने बंगाल में अंग्रेजी कंपनी को दस्तक प्रदान किया था, कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार, ठीक है, इससे तो पहले ही बंगाल के शासक को व्यापार राजस्व का घाटा होगा। एक राज्य का राजस्व का स्रोत क्या होता है? टैक्स होता है। अब अगर मुगल शासन ने फरमान जारी कर दिया तो बंगाल के शासक को तो पहले ही नुकसान हो रहा है। अब अगर कंपनी के अधिकारी अपने कर्मचारियों को दस्तक भेज देंगे कि जाओ तुम अपना निजी व्यापार करो, यानी कर मत देना, कर तुम्हें देना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास दस्तक है, तो वो दस्तक दिखा देते थे, उन्हें चुंगी नहीं देनी पड़ती थी। तो इससे बंगाल के शासक को साल दर साल राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, उसका राजकोष घटता चला जा रहा था। उसका मतभेद दस्तक से नहीं था, मतभेद किस पर था? निजी व्यापार जो कर रहे थे उसके कर्मचारी, इससे मतभेद था। ठीक है, 1717 में मुगल शासक फर्रुखसिंह द्वारा अंग्रेजों को दिए गए सीमा शुल्क मुक्त व्यापार के अधिकार पत्र का दुरुपयोग करना तीसरा प्रमुख मुद्दा बना। इसे दस्तक कहते थे, ब्रैकेट लिखा हुआ है। दस्तक कंपनी को दिया गया था, न कि निजी कर्मचारियों को, लेकिन कंपनी के निजी कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग निजी व्यापार के लिए कर रहे थे। इससे नवाब को यानी सिराज को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। टैक्स ही नहीं देंगे, व्यापार करेंगे सभी लोग बिना टैक्स दिए, तो टैक्स का नुकसान होगा, राजस्व का नुकसान होगा, है ना। कुल मिलाकर इन तीनों मुद्दों पर अंग्रेजों के साथ सिराज का मतभेद बढ़ता गया। न सिराज मानने को तैयार था, न ही अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी युद्ध के लिए। ठीक है, अगला लाइन आप लिखेंगे, अंग्रेजों ने युद्ध करने की ठान ली। सिराज के खिलाफ अंग्रेजों का प्रमुख मोहरा बना मीर जाफर। सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों का प्रमुख मोहरा बना सिराज का पूर्व सेनापति मीर जाफर, जिसे हटाकर मीर जाफर ने मीर मदान को सेनापति बना दिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपने साथ मिलाया। मीर जाफर अभी भी सिराज के साथ ही था, लेकिन गुप्त रूप से मीर जाफर को अपने साथ मिलाया। एक गुप्त संधि की और धोखे से प्लासी के युद्ध के माध्यम से सिराजुद्दौला को हरा दिया। कैसे हराया, ये अगले वीडियो में आप देखेंगे। वहां से बहुत सारे छोटे छोटे तथ्य पूछे जाते हैं, कथन पूछे जाते हैं विद्वानों के, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से। तो अगले वीडियो में प्लासी भी रहेगा, बक्सर भी रहेगा, है ना, उसे खत्म कर दिया जाएगा। बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, संक्षेप में पढ़ाऊंगा, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कैसा लगा इतिहास का पहला वीडियो? आज जवाब जरूर दीजिएगा, और वीडियोस अब तेजी से आएंगे, आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा कार्यक्रम नया स्टार्ट करने वाला हूँ, उसकी घोषणा मैं जल्दी ही कर रहा हूँ। नमस्कार।